हिमालय से चलकर जब गंगा भारत के विभिन्न पहाड़ी और मैदानी इलाकों को पार कर पश्चिमी बंगाल के फरक्का से आगे निकलती है तो बांग्लादेश में उसका प्रवेश गोदावरी नामक स्थान पर होता है। गोदावरी में गंगा के प्रवेश के बाद बहुत से लोग उसे पद्मा नाम से पुकारते हैं, लेकिन गंगा की कहानी उसको मात्र पद्मा कह देने से बदल नहीं जाती। और इस यात्रा में हम गंगा, पद्मा, मेघना और उनके साथ मिलने की बेहद रोमांचक जानकारी साझा करेंगे। बांग्लादेश की ये यात्रा अविस्मरणीय रही है, क्योंकि हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक और फिर गोदावरी से लेकर के भोला द्वीप समूह तक, यहाँ जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, कि ये यात्रा बेहद रोचक और रोमांचक रही है। आइए बांग्लादेश में गंगा की इस यात्रा को समझें। इस समय हम गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है गोदावरी से। गोदावरी राजशाही जिले का हिस्सा है और भारत के पश्चिम बंगाल प्रांत के मुर्शिदाबाद और धुलियान, निमटट्टा और अन्य छोटे मोटे स्थानों से होकर गंगा का प्रवेश बांग्लादेश के अंदर गोदावरी में होता है और यहीं पर ही जो है गंगा के साथ महानंदा नदी का भी मिलन होता है। तो यहाँ पर गंगा जब बांग्लादेश के अंदर आती है तो ज़्यादातर लोग उसको पद्मा नाम से कहते हैं, लेकिन असल में ये गंगा यहाँ से राजशाही के रास्ते दौलतियार में जब जमुना से मिलती है तो उसके बाद पद्मा बनती है। विभाजन से पहले वो यहाँ से गंगा ही होती थी, लेकिन अभी लोगों ने उसको पद्मा कहना शुरू किया है। तो इसका हम देख सकते हैं इसके दूसरे हिस्से में जो लालगोला नाम का शहर है, यहाँ से बिल्कुल पश्चिम बंगाल का, और बहुत बड़ा इनका वो है, ये एक हिस्सा उसका असल में होगा क्योंकि पद्मा बहुत बड़ी नदी है। तो यहाँ से इसकी यात्रा बांग्लादेश के अंदर शुरू होती है और हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से पद्मा गंगा जो है बांग्लादेश के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम पद्मा नदी को पार करके यहाँ पर आए हैं और पिछली बार हमने देखा था कि पश्चिमी बंगाल के फरक्का के बाद जब गंगा नदी आगे निमिटिटा नामक एक जगह पे आती है तो निमिटिटा नामक जगह पे वो दो हिस्सों में बढ़ जाती है। एक हिस्सा ये सीधे सीधे आ रहा है जिसको वो भी गंगा है, और एक हिस्सा जो है उसका अलग हुआ है। और जैसे हम बोलते हैं कि हिमालय की हर एक नदी जो है अपने साथ में मानसून के टाइम पर वो विभक्त होती है, तो ये बीच में एक आइलैंड बन गया है जिसको चार लैंड कहते हैं, और इसके पार फिर गंगा नदी बह रही है और उसके आगे जो है
जो हमारे धुलियान, निमिटिट्टा, गिरिया नामक जगह है, और इसके बाद लाल गोला जो बिल्कुल इसके पास में है। तो ये पूरा गंगा नदी का क्षेत्र है। गंगा नदी यहाँ पर आकर के इसको दो हिस्से में बट गई है, और फिर ये यहाँ पर जो गोदावरी में फिर आगे थोड़ी दूर जाके ये आपस में मिल जाएगी, और फिर राजशाही में फॉर्मली जो है ये बांग्लादेश के हिस्से में आती है, और वहाँ से आगे चल करके गंगा के साथ जब यमुना का मिलन होता है तो ये पद्मा नदी कहलाती है, और फिर पद्मा आगे अपनी यात्रा जारी रखती है, और चांदपुर नामक जगह पे जो है उसका मेघना के साथ में मिलन होता है, और फिर उसकी अपनी पहचान वो समाप्त कर मेघना के साथ मेघना नाम से आगे चलती है। तो लेकिन यहाँ पर ये अभी गंगा नदी है। हालांकि अधिकांश लोग बांग्लादेश में गंगा नदी के प्रवेश के बाद उसको पद्मा कहते हैं। तो ये पद्मा नदी एक बहुत सुंदर नदी है, नाम कुछ भी हो, हिमालय की नदी है, और भारत और बांग्लादेश और नेपाल सभी का पानी इसमें है, तिब्बत का भी पानी है। तो हिमालय का पानी है, और ये हम सबको जोड़ती है। यहाँ से इसकी यात्रा शुरू होती है। बताना केवल ये चाहते हैं कि गंगा का जो सांस्कृतिक महत्व है, जो उसका किसानों के लिए, मछुआरों के लिए उसका महत्व है, वो जैसे भारत में है वैसे ही बांग्लादेश के अंदर भी है। तो ये नदी हमारी संस्कृतियों को और लोगों को जोड़ने वाली नदी है। गोदावरी के बाद गंगा नदी ऐतिहासिक शहर राजशाही की ओर प्रस्थान करती है। राजशाही बांग्लादेश के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक है, और यहाँ पर गंगा का तट बहुत ही सुंदर है। राजशाही बांग्लादेश की ऐतिहासिक राजबाड़ी के लिए भी प्रसिद्ध है, और यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर पर स्थित पुथिया में बांग्लादेश का सबसे पुराना शिव मंदिर है। राजशाही से 100 किलोमीटर दूर नौगांव जिले में सोमपुरा महाविहार बौद्ध धर्म के 5 सर्वोच्च विश्वविद्यालयों में से एक माना जाता है। इस समय हम सोमपुरा महाविहार में हैं। एक बहुत ऐतिहासिक स्थल, इसे पहाड़पुर बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी कहा जाता है। बांग्लादेश के नौगांव जिले में स्थित ये बुद्ध विहार 1985 में एक वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया यूनेस्को के द्वारा, और दुनिया के जो 5 महान बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर्स थे, या उनको बुद्धकालीन विश्वविद्यालय थे, जिसमें विक्रमशिला, नालंदा, सोमपुरा, उदंतपुरा और जगतदरा, ये 5 सबसे महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय थे। समझ सकते हैं कि उस दौरान शिक्षा पे कितना जोर हमारी समाज में दिया गया, ये उसका उदाहरण है। 781 से 821 के बीच में, सन 781 से 821 के मध्य राजा धर्मपाल ने इसका निर्माण शुरू कराया था, और उसके बाद उनके बेटे देवपाल, महिपाल और महेंद्रपाल जो उनके उत्तराधिकारी जो भी रहे, और 1014 तक यहाँ पर इस क्षेत्र में पूरा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार चलता रहा, और शायद एक वो प्रमुख लोगों का एक प्रमुख धर्म था। उसके बाद इस क्षेत्र में लगातार जो दूसरे धर्म के लोगों के आक्रमण हुए। हिंदुओं का जात बर्मन बिरादरी के राजा सेन डायनेस्टी के 11वीं शताब्दी में, और फिर बख्तियार खिलजी जो इस्लामिक राजा थे, जिनके चलते इस क्षेत्र में इस्लाम का प्रसार प्रचार भी हुआ। वो सब लोगों ने अपने धर्म का प्रसार किया। कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने इनको हमला करके ख़त्म कर दिया, क्योंकि इनके अवशेष आज भी हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दूसरे धर्म के राजाओं द्वारा अपने धर्म को प्रसारित किया गया, और उसके चलते इन बुद्ध विहारों का जो है
उन पे कोई न धन खर्च किया गया, न सरकार की कोई जो सत्ता उस समय की होती थी उसकी कोई दिलचस्पी थी, जिसके फलस्वरूप जो है इस पूरे क्षेत्र में जो है बुद्धिज़्म का धीरे धीरे जो है क्षरण हो गया और वो अपनी ही जगह से एक प्रकार से समाप्त हो गया। लेकिन आज जब हम यहाँ पर आते हैं, ये पद्मा नदी राजशाही ज़िले में है, और जब हम हिमालय से लेके पूरे बंगाल की खाड़ी तक गंगा नदी की पूरी चर्चा करते हैं, उसके घाटियों में जाते हैं, उसके इर्द गिर्द समाजों को देखते हैं, उसके आसपास जो है संस्कृति को देखते हैं, तो बुद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा उसमें हिस्सा है। हिमालय से लेकर के और बंगाल की खाड़ी तक जाते जाते हमने हिमालय में देखा कैलाश मानसरोवर से लेकर के और बद्री केदार की घाटी, और फिर उससे नीचे जब हम आते हैं तो कालसी जहाँ पर यमुना नदी का संगम होता है, तो उसके साथ में हमने अशोक के शिलालेख देखे हैं। और उसके बाद से अगर जब गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है और बिहार और झारखंड के बीच में बिहार की राजधानी पटना, जिसे बौद्धकालीन पाटलिपुत्र कहा जाता था, और उसके बाद हम जब भागलपुर की तरफ आते हैं और साहेबगंज और भागलपुर के बीच में जो गंगा का किनारा है, वहाँ पर विक्रमशिला है। विक्रमशिला दुनिया की सबसे महानतम विश्वविद्यालयों में एक था, और फिर पूरे क्षेत्र में कहीं न कहीं बौद्धकालीन अवशेष हमें आज भी दिखाई देते हैं। तो विक्रमशिला की स्थापना भी राजा धर्मपाल ने की थी। नालंदा को भी राजा धर्मपाल ने काफ़ी सपोर्ट किया, और ये पूरा क्षेत्र भी पाल जो वंश था उसका था, और आज ये बांग्लादेश का हिस्सा है। अविभाजित भारत में ये एक बौद्धकालीन विरासत है, और आज भी अगर हम ये देखें तो ये हमारी विरासत हमको ये संकेत करती है कि इतिहास के जरिए हम अपने गलतियों को भी सीख सकते हैं और अपने भविष्य का निर्माण भी कर सकते हैं। इतिहास के जरिए किसी को खलनायक बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि हमारा अतीत जो था वो कितना महान था। इतने बड़े बड़े विश्वविद्यालय, इतने बड़े बड़े शिक्षा के जो केंद्र बने, तो निश्चित रूप से उस दौर में जो है शिक्षा पे काफ़ी खर्च किया गया होगा, लेकिन उसके बाद के जो दौर हैं उस पर हमारे राजाओं महाराजाओं जिन्होंने भी धर्म के नाम पे प्रसार किया, उन्होंने शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया। लिहाजा ये क्षेत्र अभी भी जो है शिक्षा के लिहाज से सबसे पीछे रह गए। तो ये समझने की ज़रूरत है कि हिमालय से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक गंगा के किनारे जो है अनेकों संस्कृतियाँ बनी, अनेकों राजे महाराजे आए और लोगों का निर्माण हुआ। तो ये संस्कृति का निर्माण हुआ, सभ्यताओं का निर्माण हुआ, और ये आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि गंगा जो है वो हिमालय को सुंदरबन से तो लिंक करती ही है, लेकिन हमको भी हमारे देश की अलग अलग संस्कृतियों की झलक दिलाती है, और उसके चलते जो है आज हमें अपनी ऐतिहासिक विरासत से गर्व महसूस होता है। आज बांग्लादेश में आकर के इन चीज़ों को देखना और इस धरोहर को उन्होंने संभाल के रखा है, तो एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बांग्लादेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था एक ज़माने में 12वीं शताब्दी तक जो है वो बुद्धिज़्म का हिस्सा था, और अविभाजित जो बंगाल था, जिसमें बांग्लादेश, आज का बांग्लादेश, हमारा पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वो सारे शामिल थे। उन पूरे क्षेत्रों में जो है बौद्ध धर्म एक जन जन के बीच में था। किस प्रकार से उसका अवसान हुआ, क्यों वो कम हुआ, क्यों चला गया, इसके पीछे अनेकों कारण हो सकते हैं और उनको समझने की भी ज़रूरत है। लेकिन ये भारत के लिए एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात थी कि वो एक बड़ी जो तार्किक विरासत हमारी हो सकती थी, मानववादी विरासत बुद्ध धर्म की, जहाँ शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा पे जोर था, वो शायद कमज़ोर, हम सब लोगों ने मिल के उसको कमज़ोर किया। उसके लिए यदि हम केवल बोल दें कि बख्तियार खिलजी दोषी हैं, या सेन वंश या शशांक या जो भी और राजा थे वो दोषी हैं, तो उसके लिए सभी लोग दोषी हैं जिनको जादू टोने और छूमंतर में ज़्यादा विश्वास था और तर्क में कम विश्वास था। तो बुद्ध धर्म जो था वो तर्क का धर्म था, वो मानवता का धर्म था, वो करुणा का धर्म था, और शायद हमारे बीच से वो गायब होती जा रही थी।
और इस कारण से जो जब धर्म का प्रचार हुआ तो अंधविश्वास ज़्यादा पनपे फूले। और हम देखते हैं बंगाल के नाम पर, बंगाल में भी जो है अंधविश्वास का एक भयानक बोलबाला पूरे क्षेत्र में था। काला जादू से लेके और जादू टोने की, भूत प्रेत की पूरी कहानियाँ इन क्षेत्रों में आज भी मौजूद हैं। और वो ये दिखाती है कि क्यों जो है इस पूरे क्षेत्र से बुद्ध धर्म का जो है अवसान हुआ। उसका केवल एक कारण था कि क्योंकि बुद्ध धर्म जो है वो तर्क का धर्म है, वो तर्क था, उस समय तर्कवाद की व्यवस्था थी, शिक्षा पे इतना फोकस था। और शायद लोगों को जो है शिक्षा से अधिक जो भरोसा था वो चमत्कारों पे था। और चमत्कार आपको जादू टोने, मंत्र तंत्र आदि में दिखाई देते हैं, इसीलिए वो शॉर्टकट की तरफ लोग गए। और आज अभी भी जो है उस अंधविश्वास में और अंधकार में एक बहुत बड़ा समाज जी रहा है पूरे क्षेत्रों में, लेकिन उसको भी बाहर निकालने की ज़रूरत है। और शायद ये जो ऐतिहासिक विरासत है ये हमको उससे जोड़ती है। दूसरी बात, क्योंकि अब बांग्लादेश एक अलग देश है और हमारी सीमाएं हैं, हम एक्चुअल में सीमा के क्षेत्र में हैं। इसके बगल में राजशाही ज़िला है जहाँ से पद्मा जो है, ये गंगा नदी जो है वो पश्चिम बंगाल या भारत और बांग्लादेश की सीमाओं का भी निर्धारण करती है। यहाँ से बांग्लादेश में गंगा नदी की एंट्री होती है। तो ये हम कह सकते हैं कि देश की सीमाएं, राजनीतिक सीमाएं अलग हो गई हों, लेकिन हमारे संस्कृतियाँ, हमारे लोग, हमारी परंपराएं आज भी वैसी ही हैं। और हम सब लोग जो है इन संस्कृतियों के ज़रिए, इन परंपराओं के ज़रिए आज भी एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और जैसे मैं कहता हूँ कि भारतवर्ष के अंदर बहुत बड़ी इस्लामिक हेरिटेज है, आज भी है, लोग जाते हैं देखने के लिए। ऐसे ही बांग्लादेश के अंदर जो है हमने देखा हमारी बुद्धिस्ट हेरिटेज है, हिंदुओं की बहुत बड़े मंदिर हैं, बहुत पुराने और ऐतिहासिक मंदिर हैं। और इन सब एक दूसरे को इस समझने की ज़रूरत है कि उनको प्रिजर्व करने की ज़रूरत है। वहाँ लोग जाएं और सेलिब्रेट करें एक दूसरे की, हमारे साथ रहने की संस्कृति को सेलिब्रेट करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर यही कह सकते हैं कि इस बुद्ध विहार को अच्छे से मेंटेन किया जाए, लोग आए देखें कि किस प्रकार से उस देश में जहाँ शिक्षा पे इतना बड़ा खर्च होता था, आज क्यों शिक्षा से हम दूर हो गए। ये हमारे लिए विचारणीय प्रश्न है। शाही से 23 किलोमीटर दूर पुथिया राजबाड़ी में है। और पुथिया राजबाड़ी में बांग्लादेश का सर्व प्रमुख शिव मंदिर है। इस शिव मंदिर के पीछे इसे गोविंद सरोवर कहते हैं। और ये शिव मंदिर बहुत पुराना है। 16वीं शताब्दी में यहाँ के अविभाजित बंगाल के जो गवर्नर थे या नवाब थे या जो भी कह सकते हैं, अकबर के प्रतिनिधि थे राजा मान सिंह। और राजा मान सिंह का बंगाल, उड़ीसा और इस पूरे क्षेत्र में उन्होंने बहुत से नए छोटे ज़मींदारों को रजवाड़े दिए और यहाँ पर काफ़ी मंदिर, मस्जिदों का निर्माण करवाया। ये जगह पे एक ज़मींदार थे लश्कर, जिनको हटा कर के लश्कर खान की ज़मींदारी कुछ कारणों जो उस ज़माने में होती थी उससे दूर कर एक संत व्यक्ति भट्टाचार्य को राजगद्दी या रजवाड़ी सौंपी गई, ज़मींदारी दी गई और उनको एक स्टेट दिया गया लक्षरपुर। और बाद में जहांगीर ने उनके बच्चों को, नीलांबर को ये राजा का टाइटल यहाँ पर दिया। और नीलांबर और पीताम्बर जो उनके बेटे थे, उन्होंने इस शिव मंदिर का निर्माण कराया और ये आज भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि भारत विभाजन के बाद जब पाकिस्तान की सरकार आई थी तो उन्होंने जो है इनको सब अपने नियंत्रण में ले लिया था। और जो यहाँ के राज परिवार के या जो यहाँ के लोग थे जमींदार, वो अब भारत आ गए। लेकिन आज बांग्लादेश में ये
आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंतर्गत है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत है और एक बहुत पुराना मंदिर है और यहाँ पर लोग आते हैं, आरती होती है, एक शिवलिंग है और देखने में बहुत खूबसूरत है, पीछे पूरा सरोवर है और उस दौर में किस प्रकार से राजाओं ने मंदिर बनाए और उनके जो स्थापत्य कला है, जो आर्किटेक्चर है, उसको देखने लायक है। तो ये ऐसा अभी बहुत अच्छे, ये तो नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल यहाँ पर पूजा पाठ हो रहा है, लेकिन जैसे भारत में आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर में जो इमारतें होती है उसमें थोड़ा थोड़ा अनुमति कभी कभार होती है और वो वहाँ पर लोग केवल एक पुरातत्व की चीज़ को देखने के लिए आते हैं, लेकिन ये यहाँ पर अच्छे से अभी है, ये एक अच्छी बात है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसका अच्छा और अच्छा रखरखाव होगा। तो हम इस समय यहाँ के पुथिया शिव मंदिर में हैं और पुथिया शिव मंदिर 16वीं शताब्दी का शिव मंदिर है। यहाँ पर अंदर एक बहुत बड़ा शिवलिंग है और सुबह शाम अर्चना होती है। बांग्लादेश के राजशाही ज़िले का ये हिस्सा है और पद्मा नदी राजशाही के जरिए आगे बढ़ती है। तो एक बड़ा ऐतिहासिक प्राचीन यहाँ पर बुद्ध सरोवर हमने पीछे देखा और इसके पास में राजबाड़ी है और बंगाल, उड़ीसा और बांग्लादेश जो आज का है उसके इतिहास में, उसके मंदिरों के स्थापत्य में और यहाँ पर अनेकों प्रकार के जो मंदिर हैं, जो हिंदू प्राचीन उनके राजबाड़ी हैं, उसमें महाराजा या राजा मान सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। Actually, from the history we know that Greater Dinajpur was the biggest rice growing territory at the valley of Himalaya. So before 10 million, there was another 10 million years to build up the Himalaya. So many rivers are originated from Himalaya. Now Dinajpur district is 3 parts, and for in the name of 3 districts, and the Dinajpur district was the greatest district before 1947, before the partition. It is very much closest with the Rajshahi district, and Rajshahi was the a divisional city and divisions. So under Rajshahi division, Dinajpur was the one of the major districts to grow the food, grain, and especially for rice growing. And gradually it becomes to the other grains like maize, then wheat, then other significant is the vegetables. And Rajshahi is situated by the side of Padma. Padma has come from the as a branch from the Ganga. So these Ganga and Rajshahi city, Rajshahi division and Dinajpur district are connected because of the plain land, because of the rice growing area and for agricultural purpose.
The historic temple of Dinajpur, situated on the bank of river Tepa. What a classic architecture. ये दौलतदियार का लॉन्च घाट है और अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से गंगा और जमुना के संगम पर पहुँच रहे हैं, जहाँ से पद्मा नदी का निर्माण होता है। दौलतदियार ढाका से करीब 75 किलोमीटर की दूरी पर। दौलतदियार बांग्लादेश के अंदर सबसे बड़ा सेक्स वर्कर्स का जगह भी माना जाता है और 1909 में कलकत्ता से ग्वालंदो के बीच में एक रेलवे लाइन का शिलान्यास किया गया था। वो रेलवे लाइन पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल को जोड़ता था। उस रेलवे लाइन के चलते ग्वालंदो दौलतदियार इस क्षेत्र का सबसे प्रमुख स्थल था। ये रेलवे लाइन से उतर के लोग इस फेरी घाट से आकर के फिर ढाका की ओर लॉन्च या फेरी से जाते थे। देख सकते हैं पूरे कस्बे में इस समय अलग अलग शिप, लॉन्च, बोट्स और बहुत ज़्यादा ड्रेसिंग का काम, रेत। और आज बहुत ही मौसम में काफ़ी धुंध, ढाका से लेके यहाँ तक मौसम बहुत धुंध वाला। हम इस समय गंगा और जमुना के संगम पर। गंगा और जमुना का ये संगम है। असल में यहीं से गंगा जमुना की अपनी यात्रा खत्म होती है और वो पद्मा नाम से आगे बढ़ती है। तो अगर हम देखें तो हिमालय से जब गंगा चलती है तो वो भारत के अलग अलग इलाकों से होकर के और फिर बंगाल में चिपाई नवाबगंज, जो राजशाही ज़िले का हिस्सा है, वहाँ से प्रवेश करती है और फिर उसे महानंदा नदी मिलती है और यहाँ पर गंगा नदी की अपनी यात्रा समाप्त होती है एक प्रकार से। और वो जमुना नदी और गंगा नदी मिलकर के यहाँ पर पद्मा नदी का निर्माण करते हैं और फिर पद्मा यहाँ से आगे बढ़ती है। तो एक प्रकार से अगर देखें तो नाम नया है लेकिन नदियाँ सब हिमालय की हैं और यहाँ से आगे फिर पद्मा की यात्रा शुरू होती है और मेघना में जाके मिलती है। लेकिन ये देखिए बहुत बड़ा क्षेत्र है पूरा, हम इस इलाके को समझ नहीं पाएंगे, इतना ज़्यादा यहाँ पर पानी है और पानी के बीच में अंतर करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन विशेष तौर पे यहाँ पर कि ये इसका मुहाना या इसका संगम कहा जाता है। दोनों नदियाँ बहुत विशालकाय हैं, दोनों में पानी बहुत ज़्यादा है। और जैसे प्रयागराज में है इलाहाबाद के अंदर, वहाँ पर जमुना नदी का पानी ज़्यादा है गंगा नदी के मुकाबले में। यहाँ पर भी जो है वो जमुना नदी का पानी गंगा नदी के मुकाबले में अधिक होता है और दोनों मिलकर के फिर पद्मा बनते हैं। वहाँ पर
तो ये एक माइथोलॉजिकली हम देखें तो किस प्रकार से समानताएं हैं कि गंगा नदी का जो पूरा हमारी संस्कृति में जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि यहाँ तक जो है उसका नाम चलता है। तो गंगा और जमुना का संगम जो है हर एक जगह पे जो है एक ऐसा संगम माना जाता है जो संस्कृतियों को मिलाता है। और हम लोग जो है वो अपने हिमालय की यात्रा करते हुए पूरी गंगा नदी को ढूंढते हुए आज यहाँ पर पहुँचे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि एक गंगा नदी का जमुना नदी के साथ संगम, और यहाँ की जमुना जो है वो कैलाश मानसरोवर से पैदा हुई है। तो यानी कि गंगा और जमुना दोनों नदी हैं जो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से शिव की गंगा और शिव की यमुना, और इसलिए जो है वो इसको समझने की ज़रूरत है कि किस प्रकार से दोनों नदियाँ मिल कर के अब आगे बंगाल की खाड़ी की तरफ जाएंगे। मेघना नदी के साथ पद्मा का संगम होता है जो हम चांदपुर में देखते हैं, और फिर वहाँ से आगे मेघना अलग अलग हिस्सों में बढ़ती है, अलग अलग हिस्सों में बढ़ कर के बंगाल की खाड़ी में जाती है। दौलतदियार में गंगा और जमुना के संगम के बाद अब पद्मा नदी आगे चांदपुर की ओर प्रस्थान करती है, जहां उसका मिलन मेघना नदी से होता है। चांदपुर शहर वास्तव में एक त्रिवेणी है। यहाँ पर डाकटिया, पद्मा और मेघना का संगम होता है, और चारों तरफ समुद्र सा प्रतीत होता है। चांदपुर शहर हिल्सा मछलियों के लिए विख्यात है, और एक वक्त त्रिपुरा राज्य का हिस्सा था। चांदपुर और कोमिला आज़ादी से पहले त्रिपुरा राज्य के हिस्सा थे, और आज चांदपुर बांग्लादेश का एक प्रमुख पत्तन है। यहाँ पर इन तीन नदियों का संगम बेहद अद्भुत है। इस समय हम डाकतिया नदी पर चल रहे हैं, और डाकतिया नदी चांदपुर शहर के मध्य से गुजरती है। इसके एक तरफ पुरानी मार्केट है और दूसरी तरफ एक ऐतिहासिक पार्क है, और सामने मेघना और पद्मा का संगम है, और ये उन दोनों नदियों के साथ अपने आप को भी समाहित कर देती है। इस समय हम पद्मा, मेघना और डाकतिया नदियों के मुहाने पर खड़े हैं। मुहाना ये बांग्लादेश में संगम को हम कहते हैं। वैसे संगम बड़ी नदियों का एस्चुरी होता है, ये एस्चुरी है, यानी कि इसमें बहुत कुछ जो है समुद्र की जो टाइड्स आती हैं, ये अब इसके बाद 200-250 किलोमीटर की जो यात्रा है वो बंगाल की खाड़ी तक इसी प्रकार की टाइडल नदियों में बदल जाती है। तो यहाँ से ये मेघना नदी का नाम अब बनता है। पद्मा जो नदी है वो बनती है दौलतदिया में। गंगा नदी और जमुना नदी के संगम के बाद दौलतदिया में यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर दूर जगह पर पद्मा नाम अपना लेती है गंगा नदी, और फिर पद्मा नाम से वो आगे बढ़ती है, और पद्मा की जो यात्रा है वो चांदपुर नामक स्थान पर ख़त्म होती है। चांदपुर में पद्मा एक नया नाम अपने पे ले लेती है, जिसको मेघना कहते हैं। तो डाकटिया ये सामने से हमने देखा नदी आ रही थी, और ये इस तरफ से पद्मा है जो हमने हमारे इस तरफ, और दूसरी तरफ जो है हमारे अगर दाहिनी तरफ देखें तो वो मेघना का क्षेत्र है। मेघना, पद्मा और डाकटिया नदियों का ये बीच का जगह है जिसको मुहाना कहते हैं या संगम हम कह सकते हैं। और ये विशालकाय है, पूरा समुद्र एक प्रकार से दिखाई देता है। और जो नदियों की इस यात्रा से हमने ये केवल एक सीखने की ज़रूरत है कि किस प्रकार नदियाँ जो हैं
अनेकों संस्कृतियों को अपने में लेती हैं और नई संस्कृतियों को जन्म देती हैं। गंगा की इस पूरी यात्रा में हमने देखा वहाँ हिमालय में शिव हैं, हिमालय में बुद्ध हैं। उसके बाद हमने देखा भारत के विभिन्न इलाकों में पटना, वाराणसी, इलाहाबाद और फिर आगे राजमहल, जहाँ अकबर का एक बड़ा जो अविभाजित बंगाल की राजधानी था राजा मानसिंह के द्वारा। और हम देखते हैं कि बांग्लादेश में बहुत अनेकों संस्कृतियाँ यहाँ भी दिखाई देती हैं। बड़े बड़े महल हैं, राजबाड़ी हैं और मस्जिदें हैं, मंदिर हैं। ये सब इन नदियों के किनारे बड़े हुए और सबसे ज़्यादा इन नदियों के किनारे हमारी जो खान पान की संस्कृति को जन्म दिया। यहाँ जो चांदपुर शहर है वो हिल्सा नदी के लिए विख्यात है और मेघना नदी की और या पद्मा मेघना की एस्चुरी से जो मछलियाँ निकलती हैं वो दुनिया भर में विख्यात हैं। और इसीलिए चांदपुर शहर जो है वो हिल्सा मछलियों के लिए बहुत ही विख्यात है। तो नदियों ने जो है खान पान की संस्कृति को भी जन्म दिया और नदियों ने हमारे पूजा पद्धति को भी जन्म दिया। हम अलग एक धर्म में हो सकते हैं लेकिन अलग अलग किस्म के देवी देवता हैं और मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे हैं और बौद्ध स्थल हैं और वो सब के साथ में नदियाँ केवल ये सिखाती हैं कि सब मेल जुल कर के रहें और एक दूसरे को मजबूती देते रहें। और इनका संरक्षण करना आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम लोगों का ये प्रयास होना चाहिए कि जो क्लाइमेट चेंज है, जो पर्यावरण का असंतुलन है, उसके कारण से समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है और नदियों में भी जो है बाढ़ और उससे पानी बढ़ रहा है। बंगाल की खाड़ी में अक्सर ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण से बहुत से शहर डूब रहे हैं, बहुत से खेती की ज़मीनें ख़त्म हो रही हैं। यहाँ से करीबन 7-8 किलोमीटर हम दूर जब गए मिनी कॉक्स बाज़ार जिसको बोलते हैं, वहाँ पर भी नदी के कारण से जो है बांध बदलने से थोड़ा सी ज़मीन जो है चार क्षेत्र पैदा हो गया है और एक 4 क्षेत्र हम सब देख रहे हैं कि कैसे इन नदियों के तटबंध बदलने से और कई बार टूटने से और बिगड़ने से पैदा हो रहा है। तो ये एक संकट भी है क्योंकि वो 4 क्षेत्र में भी कभी भी अगर मानसून या जब तूफान या आंधी या बारिश होती है तो वो पानी वहाँ जा सकता है और फिर वो ख़त्म हो सकता है। तो लेकिन इससे एक स्थायी तौर पे इन समस्याओं से हमें निपटने की ज़रूरत है। ये है रक्तधारा, बांग्लादेश के स्वाधीनता संग्राम को समर्पित ये स्थल, जहाँ पर 1971 के युद्ध में पाकिस्तानी सेना के आत्मसमर्पण करते जनरल नियाज़ी और बड़ी शान से उस पूरे अवसर को देखते भारतीय सेना के जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा की तस्वीर है। चांदपुर से ढाका लॉन्च के जरिए हम 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। जो हिल्सा मछली भारत में दिखाई नहीं देती वो चांदपुर में नावों में, साधारण रेस्टोरेंट्स में आपको दिखाई देती है। चांदपुर से लॉन्च के जरिए ढाका जाते समय लगभग 3 से 4 घंटे की यात्रा में आपको अनेकों नदियां दिखाई देंगी। हालांकि इन नदियों के बीच में भेद करना बेहद मुश्किल है क्योंकि चांदपुर से आगे सभी नदियां समुद्र नज़र आती हैं। कई बार नदियों की चौड़ाई 13 किलोमीटर से 22 किलोमीटर तक के बीच की है। नदी के एक कोने से दूसरी कोने तक देखना लगभग असंभव है, लेकिन इस पूरी यात्रा में आपको अनेकों प्रकार के गांव, 4 लैंड और बड़ी खूबसूरत किस्म की नावें दिखाई देंगी। बांग्लादेश में नावों और यातायात के साधनों में खूबसूरत पेंटिंग की जाती है। इसके साथ ही विभिन्न नावों से लोग किस प्रकार से लॉन्च को पकड़ते हैं ये भी हमने अनुभव किया। कई लोगों के लिए वो दैनिक जीवन का हिस्सा है और बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति को ये अद्भुत प्रतीत होगा। अंधेरा होते ही बिजली की रोशनी में ढाका की बूढ़ी गंगा बेहद खूबसूरत नजर आती है। हालांकि
उसके पास जाकर आप खड़े नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नदी से भयानक बदबू आती है। बूढ़ी गंगा ढाका की पहचान है, लेकिन यहाँ की अनेकों फैक्ट्रियों, टेनरीज और सीमेंट फैक्ट्रीज का कूड़ा इस नदी में जा रहा है और आज ये नदी पूरी तरह से प्रदूषित हो चुकी है। ये श्री श्री ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल है ढाका का, और कहते हैं कि ढाका का नाम इसी मंदिर के ढाकेश्वरी देवी जी के नाम पर 8 से 800 साल पहले रखा गया, और यहाँ का सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल। Preparation for Saraswati Puja on Vasant Panchami day. ये ढाकेश्वरी देवी का मंदिर 800 वर्ष पुराना और ढाका के मध्य में। ऐसा कहा जाता है कि ढाका शहर का नाम ढाकेश्वरी देवी के नाम पर पड़ा हुआ है। जी, ढाकेश्वरी माता जी का मंदिर है। ये मंदिर 850 साल पुराना है। राजा बल्लाल सेन का माता, ये ढाकेश्वरी माता जी का सपनों में पाया। राजा बल्लाल सेन ये मंदिर प्रतिष्ठा करेगा, बाद में माता जी का स्थापित करके पुजारंभ होगा। ये मंदिर तब का मंदिर है, 850 साल पुराना है। बाहर में 5 मंदिर है, शिवलिंग है, नारायण, संतोषी माता, शिवलिंग, ये मंदिर का। ये जो ढाकेश्वरी मंदिर है, ढाका शहर इसके नाम से बना है क्या? ये है, ये ऐसा कहा जाता है। का तो ढाकेश्वरी माता जी जो हैं ये माँ दुर्गा के ही कुछ अवतारों में हैं? 10 अवतार 10 अवतारों में है। ढाकेश्वरी माता दुर्गा है। माता दुर्गा है। इस समय हम ढाका शहर की पोर्ट में हैं। ये लॉन्च घाट है और बूढ़ी गंगा लॉन्च घाट। बूढ़ी गंगा यहाँ की ढाका की सबसे पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये यहाँ की लाइफ लाइन है, ढाका को जो है दूसरी स्थानों से जोड़ती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि पूरी नदी पूरी तरह से प्रदूषित है और इसका पानी सीवर लाइन का पानी नज़र आता है। ये एक दुखद बात है, इतने बड़े शहर के अंदर बांग्लादेश नदियों का देश है और वहाँ पर देश की राजधानी में हम इस प्रकार के दृश्य देखते हैं तो बहुत अच्छी बात नहीं है। ढाका के अंदर जो पोर्ट हम देख रहे हैं, ये जो लॉन्च घाट है और बूढ़ी गंगा जो है वो पूरी तरह से प्रदूषित नदी है। शायद यहाँ पर कोई मछली भी नहीं होगी इस वक्त। तो बांग्लादेश को चाहिए, ढाका के प्रशासन को चाहिए कि इस प्रकार की नदियों की वो सफाई करे और इसको जिस प्रकार से हमने देखा चांदपुर में या राजबाड़ी में, दौलदिया में, नदियों का पानी बहुत साफ़ है और ढाका में आगे आगे पूरी जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं वो पानी इसमें जाता है, तो उससे इसको बचाने की ज़रूरत है। ये बूढ़ी गंगा नदी पूरी तरह से प्रदूषित ढाका शहर के अंदर। बड़ी दुखद बात है। यहाँ से बांग्लादेश के अलग अलग जगहों के लिए ये बिल्कुल लॉन्च घाट है, बड़े बड़े ट्रॉलर्स हैं, लेकिन नदी का पानी जो है इतना बदबूदार है कि आप यहाँ पर कुछ देर इस जगह को एंजॉय भी नहीं कर सकते हैं, इसका आनंद नहीं ले सकते हैं। ढाका के इस लॉन्च घाट पर
बोट्स और शिप में बहुत अधिक ट्रैफिक है, अत्यधिक शोर है और उसके साथ ही साथ नदी भी अत्यधिक प्रदूषित है। लेकिन फिर भी ढाका को बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों से जोड़ने वाली यह एकमात्र नदी है और आज बांग्लादेश को ज़रूरत है इस बात की कि इस नदी को उसकी पुरानी पहचान दिलाई जाए जो आज से 50 वर्ष पहले ये रही होगी। We are very lucky that Dhaka is the center of Bangladesh. So this is the capital city, is connected whole country very nicely. You know, you can start from the one side to other side, and you can travel by car. It takes 10-11 hours. You can go one part to another part. Buriganga is a you can part of the Ganga. So Buriganga is a river that when I came in 1972 in Dhaka, traveling from southern part of Bangladesh by the boat, you can say launch vehicle. So I started in the evening, let's 7 o'clock, and I came in Chadurghat, that the station, the launch station, in the morning, and I found Buriganga river is so nice, and you can see the whole river. So that was that time when you came here, 1972. 1972. Immediately after the independence, I came along. I was 12 years old, and I came along to find my relatives because my uncle lives in Dhaka, maternal uncle, and I wanted to come to Dhaka, and I found the Dhaka city is bullet and in the building. Then we love to visit our areas every by lunch. That's a river, and it is like a river cruise. We boat in the evening and go in the morning and have a food and our family members together, sleeping and all these things. Yes. I was a student of Dhaka University and I studied in a college in Dhaka, all these things. So Buriganga is a favorite for us. At that time there must have been good fish. Everything, species, and many of my relatives, they live in the other side of the Buriganga. It's at Kaligans Char, river. I went to that side. That side. So my uncle, they have a business there, so I went every time, the Saturday, Friday. So go there to have food and, lovely food and walking and feeling good to visit the Buriganga. And anyone comes from outside the country, my friends, so let's go to Buriganga, have a boat ride and all this. So that's enjoyable. Buriganga was famous in earlier life from British period. There is a called road, there is a roadside. So the elders, they always tell us that, we walk in it's an old Dhaka city. It's a very new Dhaka city that we are sitting now in this Talmatia. So you say Buriganga was nice. Then what happened, the people are growing, a lot of people come to Dhaka. Then again the problem is the leather factory. Leather factory start in a bank of Buriganga. Okay. So it's polluted, without any pollution control, it's polluted. So one point we asked, I am trained in economics, so I asked the people, so what is the development? You really earn some of the foreign currency, but you are losing our own resources. Yes. So economics is always talks about the profit, business talks about the profit, but they don't care what is the back. Yes. Back. In the cost of the other pollution that we are earning dollar, but at the cost of our environment. So in a Buriganga damages due to the leather factory. So leather factory is the culprit first of all. Okay. Then again it started polluting by the people itself, because a lot of people coming and people started living there. So leather is the main, and the industry. Some of the industry without any ATP, nothing is built at. So Buriganga and surroundings rivers, there are other 4 surrounding rivers, all the polluted, polluted damage.
Then in 2000, it's 25 years, yes, 2000, one of the professor, his Dr. Muzaffar Ahmed, he was the professor of Dhaka University, senior economist, and he invited all of us, saying that we need to save the Buriganga. Because his personal life, his family lives in bank of Buriganga. When he was a student, he felt that how Buriganga was nice, that there is a people go there, enjoy in the evening and all this, fishing, all these things. So he started Buriganga Bachao Andolan. Then he take a boat, what you can say, boat race. Okay. We started boat race, So Buriganga Bachao Andolan started with the boat race. Okay. Then all the economists, senior people, we went there, we planted the trees and everything symbolically trying to save the Buriganga. Now Buriganga is still dying, but still some sort of protection is there. Now what we need to do, we need to shift the station, not to in the city. It's a main city now, Yeah. So we need to shift it. And Buriganga is a polluted like a plastic use. Yeah. Then again the plastic use started, polythene started. Yeah, And if you go to the Buriganga river, you will find lot of plastic. And one bad thing that now started, it's called the fish, It's a black type of fish. It's grows such a way, So all the fishes are there. This fish people cannot eat. Oh. It's something that they coming from, if people say the Korean type of species. Okay. It's a shark-like, small. People Okay. are really, every day you will find the fishermen, they come, they take it, and they sell it with a small price. Poor people eat it, That's not the fish that we should not eat it, Okay. So that is the new one, new phenomenon. There is still Buriganga movement. Then Buriganga movement, we form an organizations called POROSH, Poribesh Raksha Shapath. Okay. Then environment, we want to protect environment, that we are taking oath, right? So immediately after Buriganga Bachao, within 1 year, we form the POROSH. Okay. POROSH means environment saving oath, Then after 1 year, we form a Bangladesh environment movement. So environment movement, Buriganga Bachao Andolan is one of the component of our environment movement. Then bigger way, after 5 years back, after 5 years of forming the BAPA, Bangladesh Poribesh Andolan, then we form the National River Bachao movement. Okay. Now the National River Bachao movement, that helps us to establish the regional river movement. Like one river movement, there is Kapotakha Bachao Andolan, Padma Bachao Andolan. So in all over the country, now we have a different groups we form, the Bachao Andolan, saving the river, saving the river movement in all over the country. That's inspired by the Bangladesh Environment Movement and Buriganga Bachao Andolan. हमारी नदियों की ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए नदी बचाओ आंदोलनों की सख्त ज़रूरत है। आशा करते हैं कि बूढ़ी गंगा बचाओ आंदोलन और अन्य आंदोलन सफल होंगे और उनके शहरों को ऐतिहासिकता वापस दिला पाएंगे। ढाका शहर की ऐतिहासिकता सोनार गांव जाकर पता चलती है। सोनार गांव जाने के लिए आपको मेघना के इस पुल से पार करना पड़ेगा। नारायणगंज जिले में स्थित मेघना नदी के पुल को पार कर जब हम सोनार गांव पहुँचते हैं तो हमें ढाका के प्राचीन अवशेष मिलते हैं। सोनार गांव एक रिवर पोर्ट भी है और इसको दिल्ली की सल्तनत के समय, जिस समय फ़खरुद्दीन मुबारक शाह राज कर रहे थे, उस समय बहुत इसका महत्व बड़ा था। और बाद में इसी की बगल में पनम शहर का बनाया गया। नारायणगंज की स्थापना 1862 में हुई और सोनार गांव में स्थित जो प्रमुख केंद्र है वो
राजा बख्तियार खिलजी द्वारा बनाया गया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि देव डायनेस्टी के राजा दशरथ देव ने अपनी राजधानी विक्रमपुर से सुवर्ण ग्राम को 13वीं शताब्दी में स्थापित किया था। तो 13वीं 14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत का यहाँ पर प्रभाव था फिरोज शाह का, और उसके बाद इसी की बगल में पनम शहर स्थापित किया गया था मुग़ल सम्राट औरंगज़ेब के द्वारा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इस पूरे क्षेत्र में बुद्ध धर्म का शासन था। दुर्भाग्यवश बुद्धकालीन अवशेष अभी यहाँ पर दिखाई नहीं देते। ढाका से लॉन्च द्वारा भोला तक की यात्रा लगभग 6 घंटे की है। इस सफ़र में बूढ़ी गंगा से हम मेघना और फिर पद्मा नदी भी देखते हैं। यह सफ़र सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव होता है चांदपुर का, जहाँ पर मेघना और पद्मा का संगम पूरे तरह से समुद्र की तरह दिखाई देता है। हालांकि ये यात्रा भोला से सीधे ढाका और ढाका से भोला की है, इसलिए ये लॉन्च बीच में किसी भी शहर में नहीं रुकती और आपको भोला के इल्सा लॉन्च घाट पे उतारता है। এতে কি আপনার জমি জমা যখন বর্ষার দিনে জমি জমায় জল ওঠে কিনা, পানি ওঠে কিনা, তখন আপনার জমিতে পানি ঢুকে কিনা? জমিতে পানি ঢুকে এবং রাস্তাঘাট সব ডুবে যায়। उनने बोलने चाहता है जो उनको जो खेती है, खेती में पानी उठ जाते हैं और जो रास्ता घाट है जो चलने के लिए वो भी डूब जाते हैं जब बरसात आती है। আর जब तूफान যখন ঝড় तूफान আসে তখন তো আপনারা খুব রিস্কে থাকি যখন আমরা রিস্ক। और भी बोलने चाहता है जो इनको जो घर यहाँ है अभी वो पहले था 5 किलोमीटर भीतर। अच्छा 5 किलोमीटर भीतर उनको बहुत लोगों के घर बारी जो था टूट गया, नदी ने ले गया। जमीन था, जमीन भी ले गया। उन लोगों वहाँ से आने के बाद यहाँ पर ज़मीन किन के सरकारी जगह पर घर करके रहते हैं। ये नदी ने, मेघना नदी ने 4-5 किलोमीटर तोड़ के ले गया भीतर। तो कितना जमीन था आपका? कत छिलो आपनार जमीन छिलो कतटुकु? ओदिके 3 एकड़ 80 शतांश। उसको जमीन था 3 एकड़ 80 शतांश। तो अभी कैसे? उनको था, उनको जैसे था बहुत लोगों के बहुत को जमीन हुआ से ले गया। और बहुत लोगों है जो शहर में वो टूटने के बाद जाके आरो 10 किलोमीटर भीतर जाके जगह किन के घर का। तो वहाँ पर ये जो बात है, ये बात देने के बाद भी वहाँ से टूटते यहाँ पर आ गया। अच्छा मतलब पानी इधर मतलब 5 किलोमीटर आगे आ गया, मतलब आ गया। अब तोड़ के ले गया, नदी लेने ले गया, जमीन ने ले गया तोड़ के। अभी क्या ये खतरा ऐसा रहेगा कि हर साल आगे बढ़ेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से आगे आ जाए? एयरपोर्ट तो এখন আর ভাঙতেছে না, বাদ দেওয়ার পর আর এখন ভাঙতেছে। वो बोल रहा है जो बना दिया, हाँ बना दिया। बात दे के बाद अब यहाँ पर तोड़ भांग नहीं होती है। नदी उतना ज्यादा तोड़ने नहीं सकते। जब बाढ़ का पानी आता है फिर भी बरसात में पानी ऊपर आता है। वर्षा काले तो पानी ऊपर जाए ना। जी जी ऊपर जाए, रास्ता घाट डूबे जाए। आशंका
रास्ता घाट जो है वो बरसात में और जब सिग्नल चलते हैं जी, जी। उस टाइम में और रास्ता में भी पानी उठ जाते हैं। भोला पर जो हम भोला तो बिग आइलैंड है। हाँ जी। तो यहाँ पर नदी है, मेघना नदी है, तेतुलिया नदी है और ये पद्दा नदी के बीच में यहाँ पर ये मेघना नदी जाते जाते बंगोपसागर है, जो मनपुरा बंगोपसागर बोलते हैं। जी, जी। तो वो सागर ने भी भोला के आसपास ही है, चारों तरफ नदी सागर से घिरा हुआ। हाँ, घिरा हुआ है, नदी या सागर से घिरा हुआ है। तो यहाँ के जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन वो नदी के बगैर कोई जाने नहीं सकता है। बड़ी साल तक अपने गाड़ी से रेल से आने सकेगी, बट अपने जब भोला में ढुकेगी आप जरूर लॉन्च में आने लगेगी और जहाज में आने लगेगी। अच्छा। और यहाँ के जो ये है जो खेती बाड़ी है वो तो ज़्यादातर धान होती है यहाँ पर, वो नारियल होती है, सुपारी होती है। अब भोला कितना बड़ा है, मतलब कितना आबादी होगी भोला की? भोला की आबादी होगी यहाँ पर तो भोला शहर में 20 लाख लोग बस करते हैं, रहती है। ये जिला है? जिला है जी, जिला है, 7 उपजिला है, भोला जिला है। और भोला सदर उपजिला के 13 यूनियन है, पौरसभा है, 9 वार्ड है। यहाँ पर ज़्यादातर मैंने जब बोला है 20 लाख लोग भोला सदर में रहती है। और यहाँ से अलग अलग जगह के लिए जो है फेरी भी है और लॉन्च भी है। फेरी से जाने सकेगी, लॉन्च से जाने सकेगी, मगर आपने डायरेक्ट कोई स्थल पथ नहीं है, बाई रोटेशन नहीं है। ढाका और चांदपुर के लिए है। हाँ, वो है फेरी है, फेरी पारापार है, फेरी पार हो के आपने वहाँ से मौजू चौधरी हाट हो के आपने बांग्लादेश के जे कोने एनी डिस्ट्रिक्ट जा नहीं सकेगी आप। सामने के जो 3 महीना है या 2 महीना है, मार्च अप्रैल में उन लोग के जो ये गांव भी मकान है रहने की जगह वो भी टूट जाएगी, वो भी कटाल के कारण से कटाल में मिल जाएगी। वो आप शंका कर रही है। पहले जो सामने के 3 महीना जो अगला जो 3 महीना के बाद उन लोग कहाँ रहेगी, कहाँ जाएगी, इसलिए आपके पास बोलने चाहता है जो कोई व्यवस्था। परिवार आप लोगों का है? हाउ मेनी फैमिली? कत परिवार? 200 फैमिली नाउ इज वेरी ओरिड। दे वांट टू बी रिहेबिलिटेटेड। तो कहाँ बसाएं आपको? আচ্ছা আপনারা এই যে এখন যারা ভাঙছে তারা কোথায় এখন থাকে? সরকারি স্কুলে মানে সরকারি বিদ্যালয় আছে मुजिब किला है वो किला में रहते हैं आप। अभी जो लोग जिन लोग के वही घर टूट गया है वो लोग किला में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, आश्रय लिया है, बट वो लोग के अभी तक भी कोई व्यवस्था नहीं किया है रहने के। सरकार इनको कहाँ रखे, मतलब बाहर उधर ले जाए दूसरे गाँव में जो पार है यहाँ से जहाँ से आए? सरकार तो वही पास नहीं আপনাদের রাখার কোনো ব্যবস্থা না, यही रहना चाहते हैं এখানে इसी गांव में। वैसा कोई उन लोग का प्लान नहीं है। আমাদের আবদার হলো সরকার আমাদেরকে মাজুসর মানে আমাদের আবদার হলো সরকার যদি আমাদেরকে মাজুসরে আবার পুনর্বাসন করে দেয় আমাদের জন্য আরই সহজ হয়। want to make a path here. Yeah. उसको Okay. इन लोगों के जो Yeah, they want to dam kind of big इन लोगों का दाबी है जो बाजे चढ़िए पर जो सरकार जो पुनर्व्यवस्था कर दे से इन लोग जीवन यापन करने से।
इस समय हम मेघना नदी की एस्चुरी में हैं। मेघना नदी अब बंगाल की खाड़ी में मिलती है और हम बांग्लादेश के भोला द्वीप समूह में हैं। ये भोला आइलैंड कहलाता है जो बिल्कुल आखिर में है, और हिमालय से चली सारी नदियाँ जो भारत से आती हैं और बांग्लादेश में पहुँचती हैं, अपने को अंत में जाकर के भोला द्वीप समूह में ही समाहित करती हैं। और मेघना नदी इसकी सबसे बड़ी गवाह है। मेघना नदी बहुत बड़ी नदी है जो चांदपुर से होकर यहाँ पर आती है, और इसके 4 हिस्से यहाँ पर आके हो जाते हैं। एक मेघना का हिस्सा, एक इलिसा और टेटुलिया और बामनी, ये इसके अलग अलग मुख या 4 माउथ बोले जाते हैं जो यहाँ पर अलग अलग मिलते हैं। लेकिन हम अगर देखें तो नदी पूरी तरह से समुद्र की तरह नज़र आती है। ये समुद्र और नदी का संगम है, और इसकी अभी जहाँ से हम आए हैं भोला से, इस जगह पर ये 4 माझेर 4 इसको कहते हैं, जो मेघना के द्वारा तटबंध बदल जाने के बाद से एक आइलैंड बनता है, वो ये बना हुआ है। यहाँ पर 100 किलोमीटर लंबा और करीबन 10 किलोमीटर चौड़ा आइलैंड है, और इसमें 10,000 से अधिक परिवार एक ही गांव में यहाँ पर रहते हैं, जो इस बार भी जो कटान है उसका शिकार है। यहाँ पर नदी हर साल जो है जब बाढ़ आती है तो कटान तटबंध कटता है और कई गांव डूब जाते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर तक ये गांव था जो अब नहीं है, और बहुत सारे लोग वहाँ से बेघरबार हुए हैं। लगभग 200 लोग जो हैं, 200 परिवार यहाँ पर जो है वो उनके घर खत्म हो चुके हैं, और सरकार की उनको सहायता की ज़रूरत है। ये गंगा नदी जहाँ से चलती है और पूरे जो मैदान के इलाके हैं, और फिर जब बांग्लादेश में आती है तो ये नदी हर साल अपना जो है वो एम्बैंकमेंट तटबंध बदलती है, जिसके कारण से लाखों की संख्या में लोग जो है बेघरबार होते हैं। इसलिए भारत सरकार, नेपाल और बांग्लादेश तीनों सरकारों को ये काम करना चाहिए कि गंगा नदी, क्योंकि एक ट्रांस नेशनल रिवर है, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, इसके बारे में कोई एक नीति बनाए, और ताकि हर साल आने वाली बाढ़ से लोगों को बचाया जा सके। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि तटबंधों का निर्माण किया जाए, वहाँ पर हल्के से जो भी उसकी एक स्टेबल तटबंध बन सकते हैं, जिसके कारण से बाढ़ उन इलाकों को जो है खराब न कर सके और लोगों का जीवन जो है बर्बाद ना हो। माझेर 4 से हम लोग वापस भोला की तरफ उसी इल्सी या एलिस अथवा मेघना नदी को पार करके वापस आए। आते समय टाइडल्स या टाइड्स कम थी, इसलिए यात्रा थोड़ा आसान थी। उसके बाद हम लोगों ने भोला द्वीप के दूसरे छोर पर जाकर के टेटुलिया नदी के दर्शन किए। ये टेटुलिया नदी की एस्चुरी थी, जहाँ पर जाकर हमने अपनी यात्रा शुरू की। हमारा उद्देश्य था कि बंगाल की खाड़ी में हिमालयी नदियों के मिलने को अनुभव करना, और तेतुलिया नदी पे आकर हमने जो खूबसूरत नज़ारे देखे वो अविस्मरणीय है। टेटुलिया नदी मेघना नदी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, और हिंदी में कहें तो मेघना का एक मुख है। जिन 4 मुखों से मेघना बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है, उसमें टेटुलिया एक है, इलिसा दूसरी थी, तीसरी नदी बामनी, और चौथी शाहबाज या और कोई दूसरा मुझे स्थानीय नाम से है। तो 4 नदियों में विभक्त होती है मेघना, और उसके बाद ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है। टेटुलिया में आकर जो यहाँ के मैंग्रोव्स देखे, यहाँ की 4 लैंड देखी, दिल खुश हो गया। उत्तराखंड से चलकर अनेकों नदियों, संगमों और घाटों को देखकर
बंगाल की खाड़ी में आकर और बांग्लादेश के इस अंतिम कोने में जाकर जब हमने नदियों के इस संगम को देखा तो एक संतुष्टि और आत्मविभोरता का समय था। यहाँ की मैंग्रोव्स, यहाँ के पर्यावरण को देख के दिल भर आया। हालांकि स्थानीय स्तर पर लोग ये कहते हैं कि उनका जीवन खतरे में है क्योंकि नदियों का पानी और समुद्र का स्तर दोनों बढ़ रहा है और इसलिए इनके किनारे रहने वाले लोग अब खतरे में हैं और हम सबको इन खतरों का मुकाबला करना चाहिए। पर्यावरण को या नदियों को अप्राकृतिक तरीके से रोक कर नहीं, बल्कि उनके अनुसार स्वयं को बदल कर। उत्तराखंड से हिमालय पर्वतों से शुरू की गई हमारी गंगा यात्रा अब बंगाल की खाड़ी में आके समाप्त होती है और हम यहाँ पर गंगा नदी और उसकी अनेकों सहायक नदियों और उसमें मिलने वाली अनेकों नदियों को देख रहे हैं और वो नदियाँ अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी का प्रवेश जो है गोदावरी ज़िले से होता है और फिर आगे चलकर गंगा और जमुना का एक संगम दौलतदिया में होता है, जहाँ से फिर ये नदी पद्मा नाम से जानी जाती है और पद्मा के साथ में मेघना का संगम चांदपुर नामक जगह पे होती है, जो हिल्सा मछलियों के लिए बड़ा प्रसिद्ध है दुनिया भर के अंदर। और फिर मेघना और पद्मा का पानी दोनों एक बहुत बड़ा सागर का आकार ले लेता है और वहाँ से मेघना बनकर ये नदी करीबन 200-250 किलोमीटर की अपनी यात्रा तय करती है और फिर कई नदियों में विभाजित हो जाती है और उसका एक हिस्सा टेटुलिया है, एक हिस्सा इल्सा है जिस पे हम सुबह गए थे और ये दूसरा हिस्सा है टेटुलिया नदी। और टेटुलिया को हमने अभी इसकी यात्रा की और ये इसका अंतिम पड़ाव है और जहाँ से ये नदी जो है बंगाल की खाड़ी में मिलती है। ये गोला का क्षेत्र है और उसके हम देख रहे हैं कि नदियाँ कैसे बार बार जो है बदलती हैं अपना तटबंध और इसके कारण से 4 क्षेत्र पैदा होता है जो एक बीच का टापू है। तो हमारी इस गंगा यात्रा में हमने गंगा नदी के बहुत से रूपों को देखा है और अगर इसको एक व्यापक तौर पे देखें तो हिमालय के कैलाश क्षेत्र से पैदा हुई सभी नदियाँ, कैलाश मानसरोवर का जो सबसे पवित्र क्षेत्र है वहाँ से ये नदियाँ सब बन रही हैं, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, और फिर सब आपस में मिलती हैं और एक ही साथ अंत में जाके बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं या इसको बंगपो सागर यहाँ पे कहते हैं। और गंगा और उसके सहायक नदियों के बनने और बिगड़ने की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि इन नदियों में विविधता है और विविधता के बावजूद भी एकता है। तो बहुत सी संस्कृतियों को बनाने वाली नदियाँ, इनके आसपास रहने वाले लोग हम सबको जोड़ते हैं। अगर हम देखें तो पूरे दक्षिणी एशिया में गंगा नदी जो है वो संस्कृतियों को और लोगों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है और अब ज़रूरत है कि सभी लोग इस बात को समझें कि ये जोड़ने का काम जो नदियाँ करती हैं तो समाजों को जोड़ने का काम हम सभी लोगों को करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो आने वाले समय में जो खतरे हैं हमारे यहाँ पर नदियों के ऊपर, विशेष करके जो पर्यावरण के असंतुलन के कारण से या जो नदियों के दोहन के कारण से पैदा हो रहे हैं, उससे हमारे समाज पे, समुदायों पे असर पड़ रहा है। इन नदियों के कारण से हमारी संस्कृतियाँ बनी हैं और इन नदियों का अगर सही प्रकार से संरक्षण नहीं किया गया तो यही नदियाँ हमारे संस्कृति और हमारे देश और राष्ट्र की सीमाओं को भी ख़त्म करने में कोई समय नहीं लगाएंगी। क्योंकि जैसे जैसे क्लाइमेट जो जलवायु परिवर्तन की कहानियाँ सुनी जा रही हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि हम जिस जगह पे बैठे हैं वो भी एक छोटा सी टापू है और ये बार बार नदियों के पानी के ऊपर चढ़ने और कम होने से होता है। समुद्र के साथ में नदियाँ इस समय हैं
और समुद्र का तल जैसे जैसे जो पानी का लेवल है वो ऊपर बढ़ेगा, वैसे वैसे कई इलाके जो है पानी में डूब रहे हैं। और ये हमने देख लिया, अभी सुबह भी हम एक जगह पे गए थे और इस कहीं नदी कटान कर रही है, कहीं पर समुद्र का तल बढ़ रहा है, पानी का लेवल बढ़ रहा है। और इस समय भी हम लगभग जो है वो सी लेवल पे हैं, समुद्र के बिल्कुल 10-12 फीट ऊपर हैं। और जब हमने हिमालय से यात्रा शुरू की थी तो उस समय हम समुद्र तल से लगभग 4,500 मीटर ऊपर से यात्रा शुरू की थी और इस समय हम लगभग जो है बिल्कुल सी लेवल पर हैं। तो ये समझ सकते हैं कि हिमालय से लेकर के और पूरे सुंदरबन के इस क्षेत्र को, ये जो भोला से लेके गंगा सागर का क्षेत्र है, ये सुंदरबन का क्षेत्र है। हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक अपनी गंगा यात्रा के दौरान विभिन्न शहरों, कस्बों, गांवों, समुदायों, लोगों से मिलकर इतने खूबसूरत नज़ारे देखकर अब समय था भोला से वापसी का। और भोला से वापसी वहाँ के इल्सा फेरी घाट से गंगा, मेघना, पद्मा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, जो भी नाम कहें, नाम से कोई फर्क नहीं होता है, ये सभी नदियाँ गंगा हैं। और जब मैं इस खूबसूरत नज़ारे को देख रहा था तो मुझे अमर कवि भूपेन हजारिका याद आए। उनकी ऐतिहासिक अमर कविता, विस्तार है अपार, प्रजा दोनों पार, करे आकार निशब्द सदा, ओ गंगा तुम गंगा बहती हो क्यों। मैं केवल इसमें इतना ही जोड़ना चाहूँगा, ओ गंगा तुम बहती रहो, ओ गंगा तुम बहती रहो, ओ गंगा तुम बहती रहो।